हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है और आप सभी का लीगल रुक पे स्वागत है। आज हम अपने पीआईएल की सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक पढ़ने जाएंगे जो कि है रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट। बाकी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी आप प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और उन्हें सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। Recognition of a state. So before we start this particular topic, let's understand it with the way of example. हमें पता है कि 1970 में जो बांग्लादेश था that was a part of पाकिस्तान। तो अब जब बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ, so in इंटरनेशनल कम्युनिटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बांग्लादेश नया बना है ही मस्ट गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट। अगर उसको रिकॉग्निशन मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से इंटरनेशनल पर्सनालिटी को एक्वायर कर लेता है, मीनिंग देयर बाय बांग्लादेश के पास अब इंटरनेशनली वही सब राइट्स हैं जो कि एक स्टेट के राइट्स और प्रिविलेजेस होते हैं और उसे उन्हीं स्टेट की ड्यूटीज भी इंटरनेशनली परफॉर्म करने पड़ती है। तो रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और रिकॉग्निशन हम कब देते हैं, जब वो पर्टिकुलर आइडेंटिटी के पास सारे स्टेटहुड के एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब वो क्या थे वो हमने पहले भी पढ़ा है कि स्टेट में परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और वो सॉवरन होनी चाहिए, मीनिंग देयर बाय इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल forces. अब international law does not provide as to how these essential conditions are to be determined. International law कोई ऐसा पैरामीटर या थ्रेशोल्ड सेट नहीं करता है कि इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए या इतने ही स्क्वायर फीट की टेरिटरी होनी चाहिए, ऐसी फॉर्म की गवर्नमेंट होनी चाहिए, वैसा इंटरनेशनल लॉ में कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ हम बात करते हैं जब रिकॉग्निशन की। इसका मतलब क्या है, जब एक स्टेट फॉर्मली एक्नॉलेज करता है कि जो नई स्टेट है उसने क्या एक्वायर कर लिया है, इंटरनेशनल पर्सनालिटी एक्वायर कर ली है और उसकी इंटेंशन होती है बिहाइंड रिकॉग्निशन कि now it wants to consider the new state as a member of a international community. There are two theories related to recognition. One is constitutive theory and the second one is declaratory or evidentiary theory. Now, before we start with our theories, there is a concept that I want you people to know. जैसे A recognize करता है B को, तो आपकी जो A state है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे recognizing state, और जो B state है जो recognized हुई है उसको हम क्या कहेंगे, recognized state. तो ये दोनों terms बारी बारी इस वीडियो में यूज होंगी. I hope you understood the concept. अब आते हैं constitutive theory पे. Constitutive theory कहती है a state is and becomes an international person through recognition only and exclusively. एक स्टेट इंटरनेशनल पर्सन तभी बनेगी जब उसको दूसरी स्टेट्स रिकॉग्नाइज करेंगी. सो रिकॉग्निशन क्लोज द रिकॉग्नाइज स्टेट्स विद राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर द इंटरनेशनल लॉ. जब एक बारी रिकॉग्निशन दूसरी स्टेट से मिल जाती है इंटरनेशनल लॉ में, उस पर्टिकुलर स्टेट के पास अब क्या आ जाते हैं, राइट्स एंड ड्यूटी. अब इसके मेन प्रोपोनेंट्स कौन है, हेगल, एंजेलोटी एंड ओपनहाइम, जो ये कहते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कि हर एक एग्जिस्टिंग स्टेट की ये लीगल ड्यूटी बनती है कि अगर कोई नई एंटिटी के स्टेटहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास ऑलरेडी हैं तो आप उसे क्या करें, रिकॉग्नाइज करें. अब एक एग्जांपल लेते हैं विच इज इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कि once a state is recognized, it acquires an international status of a state and is recognized as such by the municipal court of the recognizing state. इसका मतलब क्या है, अगर एक स्टेट ने A ने B को recognize कर लिया है, अब B स्टेट आपके A स्टेट के म्युनिसिपल कोर्ट्स में जाके अपना राइट टू सू एक्सरसाइज कर सकती है. ऑलराइट, अब आती है डेक्लरेटरी थ्योरी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी से थोड़ी डिफरेंट है. वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर एक पर्टिकुलर एंटिटी के पास स्टेटहुड के चारों एट्रीब्यूट्स हैं तो वो ऑलरेडी स्टेट है, उसकी जो गवर्नमेंट है उसके पास ऑलरेडी अथॉरिटी है और चाहे आप उसको रिकॉग्नाइज करो या ना करो. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेक्लरेटरी थ्योरी रिकॉग्निशन क्या है, इट्स जस्ट अ मियर फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट और मियर डेक्लरेशन that
कि जो आपके एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड्स है, वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं बाय द एग्जिस्टिंग स्टेट। और जो स्टेटहुड और अथॉरिटी ऑफ द न्यू गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट करती है आपके रिकग्निशन से भी पहले और रिकग्निशन के बिना भी। ठीक है, अ स्टेट एंटर्स इनटू अ फैमिली ऑफ नेशन। एक स्टेट एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन जाती है एज अ मैटर ऑफ अ राइट जब उसके पास एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड होते हैं। तो इसका चीफ एक्सपोनेंट कौन है? हॉल, वैगनर, ब्रायरली, पिट कॉर्बेट और फिशर। तो आज की डेट में अगर हम रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट देखें तो दोनों की दोनों थ्योरी पार्शियली लगती हैं। यस, रिकग्निशन इज डिक्लेरेटरी ऑफ एन एग्जिस्टिंग फैक्ट। हम डिक्लेयर ही कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट है कि इस पर्टिकुलर स्टेट के पास ऑलरेडी आपके स्टेटहुड के एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। बट इट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर, मीनिंग देयर बाय जैसे ही दूसरी स्टेट इसको रिकॉग्नाइज कर देती है तब इसके पास कुछ राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस आ जाते हैं जो कि एक रिकॉग्नाइजिंग स्टेट सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट को ही देती है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर थ्योरीज। Now comes the modes of recognition, और हम ये भी कह सकते हैं these are the two kinds of recognition। तो एक तरीके से अगर हम देखें कि recognition में भी तीन कंडीशन है, अगर ये एक स्टेट है और एक एंटिटी है, पॉलिटिकल एंटिटी, तो हम इसको या तो रिकॉग्नाइज नहीं करें या तो इसको डी फैक्टो रिकॉग्नाइज कर लें जिसमें हम कुछ राइट्स ही देते हैं, या तो फिर हम इसको डी जो रिकॉग्नाइज कर ले जहां पर उसको सारे राइट्स, प्रिविलेजेस और ड्यूटीज को फुलफिल करना पड़ता है। तो डी फैक्टो रिकॉग्निशन हम स्टेट को और गवर्नमेंट को कब देते हैं? जब जो रिकॉग्नाइजिंग स्टेट है उसके अकॉर्डिंगली जो न्यू अथॉरिटी है आपके रिकॉग्नाइज्ड स्टेट में, वो इवन दो इंडिपेंडेंट है और अपनी टेरिटरी में उसका इफेक्टिव कंट्रोल है, पर अभी भी वहां पर सफिशिएंट स्टेबिलिटी नहीं है, या अभी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं रिकॉग्निशन की वो पूरा नहीं कर सकती है, सच एज वो उस पोजीशन में नहीं है या तो उसके पास एबिलिटी नहीं है, विलिंगनेस नहीं है टू फुलफिल दी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। और डी जो रिकॉग्निशन हम कब दे सकते हैं? जब रिकॉग्नाइजिंग स्टेट को ऐसा लगे कि ये तीन कंडीशन पूरी हो रही हैं। वो तीन कंडीशन कौन सी है? देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड परमानेंस, कि अब ये जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है और ये गवर्नमेंट जो है वो परमानेंट रहेगी, और द गवर्नमेंट शुड कमांड द जनरल सपोर्ट ऑफ द पॉपुलेशन। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अपनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को कैसे देख रही है? एज अ कमांडिंग अथॉरिटी। और तीसरा क्या है कि वो जो गवर्नमेंट है, ये नई स्टेट है, दैट इज एबल एंड विलिंग टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। Now comes the difference between de facto and de jure recognition। थोड़ा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछले स्लाइड में ही पढ़ लिया है, पर आइए प्रॉपरली हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। जो de facto recognition है दैट इज प्रोविजनल एंड फैक्चुअल recognition। जो de jure होता है वो लीगल recognition होता है, तभी हम de facto को बाय फैक्ट कहते हैं और de jure को बाय लॉ कहते हैं। ठीक है, de facto recognition is granted when there is a fulfillment of the essential conditions of a statehood। जब स्टेटहुड के चारों एट्रीब्यूट्स हैं तब हम उसे de facto recognition दे सकते हैं। लेकिन de jure recognition हम तभी देंगे एक पर्टिकुलर स्टेट को जब स्टेटहुड के एसेंशियल कंडीशंस तो पूरे हैं, लेकिन साथ ही साथ में उस पर्टिकुलर स्टेट के पास सफिशिएंट कंट्रोल है और गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है और परमानेंसी है। De facto recognition is primary step towards grant of de jure recognition। हो सकता है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट को हमने डी जो रिकॉग्निशन नहीं देना है तो हम उसे डी फैक्टो रिकॉग्निशन दे देते हैं, विच बिकम्स अ प्राइमरी स्टेप टुवर्ड्स द ग्रांट ऑफ डी जो रिकॉग्निशन। और जो डी जो रिकॉग्निशन है वो हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं और विद डी फैक्टो रिकॉग्निशन भी दे सकते हैं, कि पहले डी फैक्टो रिकॉग्नाइज कर लिया, बाद में डी जो रिकॉग्निशन दे दी। जो डी फैक्टो रिकॉग्निशन है वो कंडीशनल भी हो सकती है, नॉन कंडीशनल भी हो सकती है। हो सकता है जो रिकॉग्नाइज कर रहा है वो कहे कि हमने आपको कुछ ही राइट्स देने हैं और कुछ ही ऑब्लिगेशंस हैं आपके हमारे प्रति, लेकिन जो डी जो रिकॉग्निशन होता है वो फाइनल होता है और नॉन कंडीशनल होता है, मीनिंग देयर बाय कोई कंडीशन नहीं लगती है। जो डी फैक्टो रिकॉग्निशन है दैट इज रिवोकेबल, मतलब आप विड्रॉ कर सकते हो। तो डी जो रिकॉग्निशन है दैट इज नॉन रिवोकेबल, मतलब आप विड्रॉ नहीं कर सकते इस रिकॉग्निशन को। क्यों? क्योंकि ये फाइनल होती है।
then the state recognized under this mode only have few rights and obligation against the other state. लेकिन जहां पर de jure recognized state है वहां के आपके पास absolute right है और obligations है. The state with de facto recognition cannot undergo state succession. जो de jure recognized state है they can go undergo state succession. हो सकता है कि जो recognizing state है वहां पर कुछ property है उस पर्टिकुलर स्टेट की, चाहे वो मूवेबल है इमूवेबल है. तो अगर डी फैक्टो रिकॉग्निशन दिया है एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को और दूसरी गवर्नमेंट को डी जो रिकॉग्निशन दे रखा है, क्योंकि हो सकता है कि एक बाय लॉ गवर्नमेंट है वहां पे और एक रिबेलियस गवर्नमेंट है जिसको हम डी फैक्टो रिकॉग्निशन दे देंगे. लेकिन स्टेट सक्सेशन में हम सिर्फ डी जो रिकॉग्निशन वाली गवर्नमेंट को ही पार्टिसिपेट करने देते हैं. The state with de facto recognition cannot enjoy full diplomatic immunity. हम इनके जो डी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट है उनके डिप्लोमेट्स को पूरी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं देते, लेकिन डी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं और इंटरनेशनल लॉ में उनकी जितने भी राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं हम उन्हें सब देते हैं. Now comes the last topic, that is doctrine of recognition. सबसे पहले आता है हमारे पास एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन. जो एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन है इसका नाम हमारे मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर पे पड़ा है जिनका नाम था मिस्टर एस्ट्राडा. ये डॉक्ट्रिन क्या कहती है? ये कहती है कि जब कभी भी किसी स्टेट में चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है थ्रू रेवोल्यूशन, और अगर वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कमांड्स द सपोर्ट ऑफ द पीपल, अगर उसको लोगों का सपोर्ट है, तब हम उस पर्टिकुलर स्टेट को क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, प्लस हम उसके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. तो एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन इज नॉट कंसर्न्ड कि जो आपकी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई है दैट इज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स और बाय रेवोल्यूशन. हम इवन दो अगर वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट भी है तब भी हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. देन कम्स योर स्टिम्सन डॉक्ट्रिन. स्टिम्सन डॉक्ट्रिन जो थी वो 1931 में आपके जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ यूएसए है उन्होंने प्रोपाउंड की थी जब जापान ने मंचूरिया पे अटैक किया था. और इस डॉक्ट्रिन को, दिस इज यूजीसी नेट पेट क्वेश्चन, कि इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्निशन भी बोलते हैं. अब ये डॉक्ट्रिन बोलती क्या है? ये कहती है कि अगर कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज कर रही है इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी, तब वो इनवैलिड होगी, वो वैलिड ही नहीं होगी. इंटरनेशनल ट्रीटी का क्या मतलब है? जो भी पैक्ट ऑफ पेरिस और केलॉग ब्रायंट पैक्ट की स्टेट पार्टीज हैं और इस पैक्ट में या इस पर्टिकुलर ट्रीटी में जो स्टेट पार्टीज है उन्होंने क्या कर रखा है? वॉर को रिनाउंस कर रखा है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी. ठीक है, तो अगर कोई भी नई गवर्नमेंट या कोई भी नई स्टेट आती है विच इज एक्चुअली एन आउटकम ऑफ अ वॉर, तब हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. और इसका बेसिक लीगल मैक्सिम जो इसका बेस बनता है वो क्या है? राइट डज नॉट अराइजेस फ्रॉम अ रॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक डॉक्ट्रिन है जो यूएसए फॉलो करता है, लेकिन बाकी जो सारी स्टेट है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम जो रिकॉग्निशन है वो एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फंक्शन है विच इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ अ स्टेट. Now comes the last doctrine, that is Holstein doctrine. अब ये डॉक्ट्रिन क्या कहती है? बेसिकली ये अब आई थी जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, तो वहां पर आपको पता ही है जर्मनी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी. जो ईस्ट जर्मनी है उसको सोवियत यूनियन ने रिकॉग्नाइज कर दिया था, मतलब जो आज का रशिया है. तो जो वेस्ट जर्मनी है उन्होंने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन उन्होंने कहा था कि जो कोई भी स्टेट ईस्ट जर्मनी को रिकॉग्नाइज कर रही है हम उनके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को तोड़ देंगे. So basically Germany would break off its diplomatic ties with any state that acknowledges East Germany sovereignty. But आज की डेट में ये डॉक्ट्रिन inadequate है और एब्सोल्यूट है, क्योंकि आज ईस्ट जर्मनी और जो वेस्ट जर्मनी डिवाइड हुए थे दोनों ही मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के. तो जब हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी ये इशू क्रिएट हुआ था, हमने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करना था, तो जो सारी स्टेट्स पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी वो इस डॉक्ट्रिन को अपना बेस बता रही थी. बट ये जो डॉक्ट्रिन है उसका आज के डेट पे कोई भी रेलेवेंस नहीं है, ना ही लीगल ना ही पॉलिटिकल, इसीलिए हम इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस डॉक्ट्रिन में है क्या या इस डॉक्ट्रिन में था क्या.
तो ये आपके रिकग्निशन की पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि हमने इसमें अभी आधे ही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जैसे कि रिकग्निशन का मीनिंग क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी थ्योरीज क्या हैं, प्लस हमने अभी अभी पढ़ा कि कितनी इसकी डॉक्ट्रिन्स है, जो 3 है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लीगल इफेक्ट ऑफ रिकग्निशन एंड नॉन रिकग्निशन, प्लस हम इसके कुछ रियल लाइफ एंड करंट एग्जाम्पल से भी हम इसके इफेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरी इकलौती मोटिवेशन है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँ।